बाबा साहब अगर 1916 में जेनेसिस ऑफ कास्ट लिख रहे हैं, बाबा साहब के पूरे राइटिंग का जो इंटरनल करस्पॉन्डेंस है, मुझे लगता है उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। बाबा साहब का कास्ट क्रिटिक हमें नहीं भूलना चाहिए। सो एनिलेशन ऑफ लेबर इज द एनिलेशन ऑफ कास्ट। रिलाई करना पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि देश उसके सिवा बदलेगा नहीं। आज के ज़माने में डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। होता क्या है कि डेमोक्रेसी में हमेशा एक पार्टी मेजॉरिटी में आएगी। मेजॉरिटी वाली पार्टी अगर अथॉरिटेटिव बन गई किसी कारण से, तो ये ना केवल मीडिया के ऊपर असर डालेगा बल्कि आम जनता की लाइफ के भी ऊपर असर डालेगा। स्टार्टिंग में मैंने एक स्टोरी करी थी दवायर के लिए, बॉन्डेड लेबर के ऊपर, और मैं खुद से गई थी और मैं कुछ लोगों को जानती थी जिन्होंने मुझे बोला कि आओ यहाँ पे ना 91 लोग हैं जो बंधुआ मजदूर, उनको लाया गया है और ये यहाँ पे हैं अभी। और आप देखते हो कि ये फिर आप बाकी आर्टिकल्स देखते हो कि क्या लिखा गया है इस बारे में, बॉन्डेड लेबरर्स के बारे में, या फिर जो लोग बंधुआ मजदूर बनाए गए हैं उनके बारे में क्या लिखा गया है। और फिर तुम देखते हो और तुम्हें रियलाइज होता है कि वो स्टोरी बस इतनी ही है कि ये 90 लोग बंधुआ मजदूर बनाए गए, लेकिन ये लोग कौन थे, ये लोग कैसे बंधुआ मजदूर बनाए गए, वो नहीं लिखा था किसी भी स्टोरी में। मुझे कुछ हद तक हैरानी है, इसलिए नहीं कि बाबा साहब ने संविधान के लेखक थे, इसलिए नहीं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आज ज़रूरी है। डेमोक्रेसी और मीडिया की क्या इंटरेक्शन हो सकती है, तो वो बाबा साहब थे। और इस बात को लोग बार बार भूल जाते हैं कि बाबा साहब सिर्फ जर्नलिज्म या मीडिया के प्रैक्टिशनर नहीं थे, वो एक उनकी थ्योरेटिकल डेप्थ थी जिसके बारे कई बारी बातचीत नहीं की जाती। आज भी मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया जाता है, तो तथाकथित तो मेन स्ट्रीम के मीडिया में जितनी शिद्दत के साथ उसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए वो नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, बात बाबा साहब अम्बेडकर की हो रही है। ज़्यादातर लोग जिन्होंने पढ़ा है और जो नए हैं, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम पर जानते हैं कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन लाए। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब पत्रकार भी रहे हैं और उनकी पत्रकारिता में क्या चैलेंज उन्होंने फेस किए हैं। दो तरह के मीडिया की बात होती है, एक नेचुरल मीडिया होता है और एक डिपेंडेंट मीडिया होता है। डिपेंडेंट मीडिया आप आजकल देख रहे हैं कि सरकार पर निर्भर है, सरकार जो कह रही है वो किया जा रहा है, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं। और नेचुरल मीडिया जो डिजिटल मीडिया के रूप में बन गया है, जहाँ पे कुछ हम लोग हैं जो सही बात और सही मुद्दे आप तक दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर बाबा साहब की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता के जो चैलेंज हैं उस पर चर्चा हो रही है। आइए चलते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि पत्रकारिता कितनी बदल गई, कुछ बदली है या नहीं बदली, चैलेंजेस बदले हैं या नहीं बदले। आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती पे बहुत बधाई हो, शुभकामना हो। मुझे थोड़ा सा मेरा बचपन याद आ रहा है क्योंकि हम तो गांव में थे और 20-30 साल पहले जब बाबा साहब की जयंती होती थी तो सिर्फ दलित मोहल्ले में जयंती होती थी। लेकिन अब हम 20-30 साल के बाद अगर देख रहे हैं तो पूरे देश में बाबा साहब की जयंती हो रही है। तो मुझे लगता है सही मायने में बाबा साहब इमेंसिपेट हो गए। उनका जो एक अपना खुद का स्टिग्मा था, जिसको उन्होंने मॉरल स्टिग्मा कहा था, वहाँ से वो इमेंसिपेट हो गए, लिबरेट हो गए। फ्रीडम की बात चल रही है अभी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि बाबा साहब जो पूरे मासेस के लिए एक आइकन थे, वो अभी देश में इंस्टीट्यूशन भी उनको सेलिब्रेट कर रहा है और मान रहा है कि इंस्टीट्यूशन को बनाने में बाबा साहब का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो फिनेंस कमीशन हो, काफ़ी जगह पे काफ़ी टाइम ये सब बात आती है, या चाहे वो डैम बनाने की बात हो, अम्बेडकर ऑन डैम, अम्बेडकर ऑन इकोनॉमिक, अम्बेडकर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर ऑन कास्ट क्रिटिक, ये अलग अलग दायरे में बाबा साहब को आज के तारीख में हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, बाबा साहब और प्रेस। ताकि हम तो देख रहे हैं कि
मुक नायक तो उनका पहला जेनेसिस ऑफ कास्ट था 1916 में, जो उनका MA डिसर्टेशन था। वो बहुत ही सुंदर कास्ट और कास्ट पेट्रियार्की का क्रिटिक है, जेनेसिस ऑफ कास्ट। उसके बाद 1920 में बाबा साहब का मूक नायक है। तो जैसे आपने एक सीक्वेंस में बताया कि बाबा साहब का मूक नायक हो, बहिष्कृत भारत हो, जनता हो, या फाइनली प्रबुद्ध भारत हो, ये भी बाबा साहब के ज़िंदगी की लाइफ की एक शिफ्ट बताती है। शुरू में जब उन्होंने मूक नायक शुरू किया था, तो मूक नायक तो हिंदी शब्द है, हम जानते हैं उसका मतलब। बहिष्कृत भारत का भी हम मतलब जानते हैं, जनता और प्रबुद्ध भारत। तो ये बाबा साहब के हर डिकेड का अपना खुद का एक इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल शिफ्ट है, वो बताता है। तो मुझे लगता है कि हमें पूरे बाबा साहब के कॉर्पस को, उन्होंने लगभग 50-60 हज़ार पेजेस लिखे हैं मेरे अनुमान से। तो उनके पूरे कॉर्पस को हमें थोड़ा सा एक बड़े दायरे में हम समझते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन उसका करस्पॉन्डेंस को लेके थोड़ा हमें सोचना चाहिए या सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का मेरे हिसाब से एक 3-4 तरह से उसको सोचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो बाबा साहब का एक कास्ट क्रिटिक बहुत प्रिविलेंट है। तो जो जेनेसिस ऑफ कास्ट में दिखता है, या एनिलेशन ऑफ कास्ट में दिखता है, या हु वेयर दी शूद्राज में दिखता है। उसके बाद बाबा साहब ने रिडल्स इन हिंदुइज़म में जो क्रिटिक है वो दिखता है, या गांधी कांग्रेस, गांधी और अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस डिड फॉर अनटचेबल्स, एक कांग्रेस उस टाइप का कांग्रेस का और गांधी जी का क्रिटिक है, उसमें भी दिखता है। तो बाबा साहब का एक पूरा कास्ट क्रिटिक का एक बहुत बड़ा कॉर्पस है। दूसरा कॉर्पस उनका फिनेंशियल राइटिंग्स का है, जो इम्पेरियल रूल का क्रिटिक है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका एनालिसिस है फिनेंस एंड इकोनॉमिक राइटिंग का। तो वो 2-3 वॉल्यूम में दिखता है, फिनेंस एंड वो 2-3 वॉल्यूम में दिखता है। उसके बाद मुझे लगता है बहुत प्रिविलेंट बात आती है बाबा साहब के पॉलिटिकल राइटिंग्स की, प्रोसीजरल राइटिंग्स की, या जहाँ बाबा साहब इंस्टीट्यूशन को लेके बात कर रहे हैं वहाँ। तो इसमें फिर हमें दिखता है कि स्टेट एंड माइनॉरिटी तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही है, 1932 में लिखा था। या बाबा साहब ने जो साउथ ब्यूरो कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो भी एक हिसाब से प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट है माइनॉरिटीज़ और इनके अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ को लेके बाबा साहब सोच रहे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, उस टाइम बाबा साहब ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, मेमोरेंडम दिया था, वो बात हो, या उसके बाद बाबा साहब ने गांधी रानडे जिना की बात हो, या थॉट्स ऑन पाकिस्तान हो, या अगेन गांधी अंबेडकर, गांधी और कांग्रेस का क्रिटिक हो। तो ये मुझे लगता है मोटा मोटी बाबा साहब का एक पॉलिटिकल राइटिंग है, प्रोसीजरल राइटिंग है, और बाद में तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के डिबेट्स भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा वो कैसे बना, उन्होंने 1932 का उनका बहुत स्पीच, 1932 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो स्पीच है, मुझे लगता है वो 1946 का स्पीच है वो। तो वो स्पीच में बाबा साहब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और इसके लेके बता रहे हैं। तो मेरा पर्पस ये है ये सब बताने का। मुझे लगता है कि बाबा साहब के पूरे राइटिंग्स में एक कांस्टेंट करस्पॉन्डेंस दिखता है। अगर बाबा साहब एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन कर रहे हैं। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट ये क्रिटिक है, लेकिन स्टेट एंड माइनॉरिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इसका प्रोविजन है मेरे हिसाब से। बाबा साहब अगर 1916 में जेनेसिस ऑफ कास्ट लिख रहे हैं, तो उन्होंने जेनेसिस ऑफ कास्ट लिखा है और हिंदू कोड बिल लिखा, जो पूरा विमेंस राइट, इनहेरिटेंस का डिस्कोर्स और कास्ट क्रिटिक इसको है, और उसका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिटिक दिखता है। तो बाबा साहब के पूरे राइटिंग का जो इंटरनल करस्पॉन्डेंस है, मुझे लगता है उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम बाबा साहब के अभी हर जगह पे बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल
लीगल प्रोसीजरल अमेंडमेंट के बारे में बाबा साहब को कोट किया जाता है, सोचा जाता है, लेकिन उसी टाइम बाबा साहब का कास्ट क्रिटिक हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का एनिलेशन ऑफ कास्ट का जो क्रिटिक है वो आज भी उतना ही प्रिविलेंट है, क्योंकि बाबा साहब ने उनके टाइम में जो लिखा था कि अगर आपको इफ़ यू वांट टू एनिलेट कास्ट यू वांट टू एनिलेट लेबर, सो एनिलेशन ऑफ लेबर इज द एनिलेशन ऑफ कास्ट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पैराडाइम कि ये लेबर को एनिलेट करना आज के तारीख में क्या है। हम देखते हैं कि जितना सारा इनफॉर्मल सेक्टर है, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हो रहा है मेरे से ज़्यादा आप समझ रहे हैं। आपने अभी जो बात कही मीडिया और बाकी सब जगह पे कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन की बात है या इस तरह की जो बात सामने आ रही है, तो सब उसमें समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये शिफ्ट मुझे लगता है बाबा साहब जो कास्ट का क्रिटिक दे रहे हैं, तब कास्ट का क्रिटिक देते वक्त वो कास्ट के प्रिविलेज जो है वो सिर्फ मटेरियली कॉन्सेंट्रेट हो रहे ये नहीं बोलते हैं, वो मटेरियली तो कॉन्सेंट्रेट हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कल्चरल प्रिविलेज भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और उसके चलते वो पूरा कल्चर, पॉपुलर इमेजिनेशन, एवरीडे लाइफ, रिचुअलिज्म, रिचुअलिस्टिक लाइफ, ये सबको कंट्रोल करता है। तो मुझे मोटा मोटी बात ये कहनी है कि मुझे लगता है बाबा साहब के पूरे राइटिंग को अगर हम देखें समझेंगे तो उसमें उसका इसेंस जो है वो फ्रीडम में है, फ्रीडम में है, लिबर्टी में है, इक्वालिटी में है। फ्रीडम में जो वो फ्रीडम को लेके मैं अगर एनिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो पूरा टेक्स्ट प्रिविलेज ऑफ फेथ के बारे में है, फ्रीडम ऑफ फेथ के बारे में। तो फ्रीडम इसेंस है उनके राइटिंग में। अगर हम बुद्ध एंड हिज धम्मा पढ़ेंगे तो मुझे लगता है वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मेटिव फ्रीडम की बात कर रहे हैं, वहाँ वो डिस्क्रिप्टिव फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाबा साहब के इस कॉन्टेक्स्ट में बाबा साहब और गांधी जी का जो रिफ्ट है, ये बहुत मेरे हिसाब से क्लासिकल पॉलिटिकल रिफ्ट है, डायलॉग है, जो अनटचेबिलिटी को लेके चल रहा था। गांधी जी का पूरा प्रोग्राम था, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम था एनिलेशन ऑफ कास्ट को लेके, चाहे वो इंटरडाइनिंग की बात हो, चाहे वो उस टाइम कांग्रेस ने कुछ स्पेशल अमेंडमेंट किया था अनटचेबल के साथ, उनका हरिजन सेवक संघ हो, या उन्होंने एक पत्रिका भी शुरू की थी हरिजन नाम से। तो बाबा साहब और गांधी जी का ये अनटचेबिलिटी को लेके अंडरस्टैंडिंग की रिफ्ट थी, समझ थी। तो गांधी जी तो एक पूरे अनटचेबिलिटी को डिस्क्रिप्टिव वे से समझ रहे थे और उसको एलिनेट कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी को स्टिग्मा और ह्यूमिलेशन के हिसाब से समझा है वहाँ। और मुझे लगता है कि बाबा साहब जो अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा है और ह्यूमिलेशन है, वो स्टिग्मा और ह्यूमिलेशन उनके थ्योरेटिकल राइटिंग में भी लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसको वो जब बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखते हैं या हू वर दी शूद्रास लिखते हैं, तो वो मॉरल स्टैमिना गेन कर रहे हैं कास्ट स्टिग्मा और एनिलेशन को ओवरकम करने के लिए। तो बाबा साहब का ये पूरा वैचारिक चरित्र जो है, ये वैचारिक चरित्र हमें इस हिसाब से शायद आज समझने की ज़रूरत है कि बाबा साहब का इस देश का पूरा जो कास्ट सोसाइटी है, इसको समझने का जो तरीका था वो बहुत ही साइंटिफिक था, बहुत प्रैग्मेटिक था। उसको उन्होंने अलग अलग तरह से लिखा है। अगर हम हिस्ट्री के डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे तो वो कुछ हिस्टोरिकल राइटिंग्स करते हैं, तब वो कास्ट सिस्टम और कास्ट कंपोजिशन को समझ रहे हैं। जैसे मैंने बताया एनिलेशन ऑफ कास्ट और जेनेसिस ऑफ कास्ट को समझते हैं तो कास्ट, एंडोगामी, कल्चर, रिचुअलिज्म और रिलीजन को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के ये पूरे कॉर्पस को अगर हम समझेंगे तो उसका कोर ये फ्रीडम है, इक्वालिटी है और फैटर्निटी है। तो आज के तारीख में हमें लगता है उसको हम कैसे कॉन्टेम्परराइज करें। बाबा साहब का जो रेलेवेंस है वो इसीलिए शायद बाबा साहब ऑर्गेनिक है मेरे हिसाब से, या उसमें स्पॉन्टिनिटी है, क्योंकि उसको हम आज भी बाबा साहब की इम्प्लिकेबिलिटी इसीलिए ज़रूरी है कि हम कास्ट स्टिग्मा को कैसे डील करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में।
कास्ट हमारे एवरीडे लाइफ में आज भी क्या कॉमन सेंसिकल परसेप्शन में कैसे काम करते हैं, हम ह्यूमिलेशन को कैसे समझते हैं, हम भले ही अभी अनटचेबिलिटी ना हो, भले ही अभी डिस्पैरिटी एक तरह से डिस्क्रिप्टिव वे के हिसाब से नहीं है, लेकिन डिस्पैरिटी तो आज के तारीख में जितनी थी उतने पहले कभी नहीं थी भारत में शायद। तो इस डिस्पैरिटी को भी हम कैसे समझते हैं, तो मुझे लगता है बाबा साहब का आज के तारीख में जो मूल्य है वो इसीलिए है कि ये पूरे कास्ट सोसाइटी को अगर हम एनिलेट करना है, क्योंकि बाबा साहब जिस टाइम कास्ट का क्रिटिक कर रहे थे उस टाइम कास्ट तो मेरे हिसाब से एक कंपोजिटरी कैटेगरी था। एग्रेरियन कास्ट की एक कैटेगरी थी, आर्टिजियन कास्ट की एक कैटेगरी थी, अनटचेबल कास्ट की एक कैटेगरी थी, जो कास्ट सुप्रीमेसी लैडर में सबसे बड़ा था, रिचुअलिस्टिक प्रिविलेज जिसको ब्राह्मण बोलते हैं उनकी एक कैटेगरी थी। लेकिन आज के तारीख में पूरे देश में अगर देखेंगे तो इंटरनल कास्ट का कॉन्ट्राडिक्शन इतना ज़्यादा है, क्योंकि शायद डेमोक्रेटिक तरीके से वही तरीका है उनको अपने बात को रखने का, असर्ट करने का, या अर्थमेटिकल पॉलिटिक्स में शायद कास्ट को ऐसे ही अभी समझते हैं और विजिबल भी करने का एक तरीका है। तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर एमएलए, हर कोई एमएलए हो या एमपी हो, वो कोई उसका न्यूट्रलिटी तो कुछ है नहीं, कास्ट अर्थमेटिक्स के हिसाब से उसको टिकट मिलता है, उसी हिसाब से वो सब कैलकुलेशन है। तो पूरा पॉलिटिकल अर्थमेटिक्स ही कास्ट को एक्नॉलेज करके ही होता है। तो इस टाइम में अंबेडकर बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि अंबेडकर मासेस के इमेंसिपेशन के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन अंबेडकर आज के तारीख में सोशल कल्चरल क्रिटिक के लिए ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी के लिए ज़रूरी है। और बाबा साहब का पूरा अगर हम जैसे मैंने ये वैचारिक चरित्र के बारे में बोल रहा था, तो इसको लेके देखेंगे तो बाबा साहब का पूरा अगर जर्नलिज्म की खास करके बात हो तो जस्ट हम जनता देखेंगे, मूक नायक और बहिष्कृत भारत देखेंगे खास करके उस टाइम पे, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का एडिटोरियल और न्यूज़ इस पे भी अगर थोड़ा सा हम जस्ट उसको देखेंगे तो समझ में ये आता है कि बाबा साहब सर्कमस्टांशियल इश्यूज को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो जर्नलिज्म तो सर्कमस्टांशियल इश्यूज को रिस्पॉन्ड करता ही है, कहीं कुछ हुआ तो बात करता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन को तोड़ रहे थे, या उससे ज़्यादा वो एनालिटिकल डिस्कोर्सिव लैंग्वेज में अपने बात को खड़ा कर रहे थे। चाहे वो अनटचेबिलिटी की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो प्रोसीजरल अमेंडमेंट की बात हो, क्योंकि उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर थे वो तो कॉलोनियल इंडिया था, और कॉलोनियल इंडिया में सेंसरशिप की तो एक अलग बात थी, लेकिन फिर भी बाबा साहब के बस अब देखेंगे तो पता चलता है। वो मराठी में है, हिंदी में शायद आया नहीं, बाकी राइटिंग एंड स्पीचेस इंग्लिश और हिंदी में आया है, लेकिन ये मराठी में है। तो पता चलता है कि एडवर्टीजमेंट भी क्या दे रहे हैं कि एक लड़का बीए हुआ है, उसको बीबी चाहिए और बीबी भी पढ़ी लिखी चाहिए। तो ये जो उसका एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशन वो एडवर्टीजमेंट से पता चलता है। एडिटोरियल में क्या लिखते हैं कि आप अनटचेबल हो, मतलब उनका बहुत बड़ा वो स्लोगन है कि मराठी में है वो, जा तुमच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा मी राज्यकर्ती जमात बनेल। आप लिख के रखो आपके वॉल पे कि मैं राज्यकर्ती जमात बनूंगा। तो वो न्यूज़पेपर में लिखा था। तो वो मॉरल स्टैमिना बाबा साहब खड़ा कर रहे हैं, वो सर्कमस्टांशियल रिस्पॉन्सेस से कर रहे हैं, लेकिन उनका एडिटोरियल मेरे हिसाब से एक अपने आप में डिस्कोर्स खड़ा कर रहा है। तो जर्नलिज्म को तो आप बहुत ही भारी तरह से समझते हो, और दिल्ली का पीटीआई प्रेस क्लब तो देश में एक टॉर्च बियरर है, तो उसे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रेस जर्नलिज्म ये सर्कमस्टांशियल चीज़ों को तो रिस्पॉन्ड करता ही है, लेकिन एक भारी डिस्कोर्स को खड़ा करने वाला मीडियम है, मीन्स है। मुझे लगता है हम अम्बेडकर से ये सीख सकते हैं, अम्बेडकर से ये सीख सकते हैं कि जर्नलिज्म ये मीडियम है ओपिनियन को मोबिलाइज करने वाला। बाबा साहब ने ओपिनियन को मोबिलाइज किया,
ओपिनियन को मोबिलाइज किया, तो ये ओपिनियन को हम मोबिलाइज कर सकते हैं अपने काम से। मुझे लगता है इस तरह से जर्नलिज्म को भी हम बाबा साहब के समझते हैं। और फ्रीडम की बात तो मैंने शुरू ही उस बात से की थी कि बाबा फ्रीडम ही उनके पूरे काम का सूत्र है, लेकिन वो फ्रीडम नॉर्मेटिव है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। उनको डिस्क्रिप्टिव बना रहे हैं जब वो लीगैलिटीज की बात हो। मैं 2 एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे टेम्पल एंट्री की बात हो, चाहे वो काला रमन मंदिर प्रवेश हो या पर्वती का सत्याग्रह हो, गांधी जी बोल रहे थे कि आप ये मत करो, आप सत्याग्रह मत करो, हम लोगों को जाके समझाएंगे और समझ में जाएंगे लोग, और हो सकता है कि लोग समझ में जाएंगे। लेकिन बाबा साहब, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बाबा साहब बोल रहे हैं कि मैं वो मराठी में आप अब न्यूज़पेपर में आया है, वो आपका मत परिवर्तन होने तक नहीं रुक सकता मैं, इसीलिए जो लीगल अमेंडमेंट है उसको एक्सेस करके ही मैं आगे जाऊंगा। तो महार का सत्याग्रह है। तो बाबा साहब का मुझे लगता है इस दायरे में बहुत ही सटीक बात है, समझने वाली बात है कि बाबा साहब लीगल प्रोसीजरल एस्पेक्ट को क्यों रिलाई कर रहे हैं। शायद वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस देश के मन को जानते थे, और ये देश का मन शायद आज भी कास्ट इंफीरियरिटीज या सुपीरियरिटीज से भरा हुआ है। मैं काफ़ी जगह पे मतलब काफ़ी समय ये बात बोलता हूँ कि कास्ट इंफीरियरिटीज या सुपीरियरिटीज ये हैबिट है। जैसे हमारी हैबिट होती है ना, हम गाली देते हैं तो हैबिट है वो। तो चलते चलते अगर किसी ने कुछ बोला और किसी को गुस्सा आता है तो मुझे लगता है वो उसका जाति का चरित्र है, वो आदमी का नहीं है। तो ये जो कास्ट हैबिट्स जो है, ये कास्ट हैबिट्स को मुझे लगता है हमें समझना चाहिए, तभी हम एनिलेट हो सकते हैं। तो एनिलेशन का प्रोग्राम मेरे हिसाब से लीगल रेमेडियल एस्पेक्ट से नहीं होने वाला है, सिर्फ उससे नहीं होने वाला है, उस पर रिलाई करना पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि देश उसके सिवा बदलेगा नहीं। लेकिन हमारे मत परिवर्तन का भी ज़रूरत है, जो गांधी जी मान रहे थे। तो मुझे लगता है नॉर्मेटिव भी ज़रूरी है। तो आज के तारीख में बाबा साहब की इसी हिसाब से मुझे लगता है उपलब्धता है कि उनका जो पूरा राइटिंग है वो एक हिसाब से बहुत ही डायनामिक है। उसमें अपने आप में एक डायनामिज्म है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को हर दिन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है और उसका ग्रोथ होता है, वैसे ही अम्बेडकर के राइटिंग्स का आप जैसे पढ़ोगे उसको कंटेम्परराइज करके इंटरप्रेट करके वो डिस्कोर्सिव लैंग्वेज में आगे जाने का पोटेंशियल है उसमें। मुझे लगता है आज के तारीख में बाबा साहब का ये रेलेवेंस है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एनिलेशन ऑफ स्टिग्मा के लिए नहीं है या एनिलेशन ऑफ ह्यूमिलेशन के लिए नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी के लिए भी बाबा साहब की ज़रूरत है। यही बात मैं अपने सामने रखना चाहता था। धन्यवाद। हम आज के ज़माने में डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। पहले भी डेमोक्रेसी होती थी, अब भी है। अब होता क्या है कि डेमोक्रेसी में हमेशा एक पार्टी मेजॉरिटी में आएगी। चलो ये बात भी ठीक है, वो मीडिया को अपने हिसाब से रखेगी, ये भी ठीक है। लेकिन अगर वो मेजॉरिटी वाली पार्टी अगर अथॉरिटेटिव बन गई किसी कारण से, तो ये ना केवल मीडिया के ऊपर असर डालेगा बल्कि आम जनता की लाइफ के भी ऊपर असर डालेगा। अब मैं मीडिया के लिए इतना मेरी इतनी जानकारी नहीं है, मीडिया में बहुत एक्सपर्ट लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो मीडिया पे अटैक हो रहे हैं। और इसके लिए अगर हम मीडिया को 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर लें, एक तो नेचुरल मीडिया और एक दूसरा अरेंज्ड मीडिया। नेचुरल मीडिया वो होता है जो कि नेचुरल प्रिंसिपल्स के साथ चलता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, रीजनेबल प्रिंसिपल, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल। और दूसरा क्या है कि उसकी हमेशा जगह रहती है दूसरे की बात सुनने की, उसको समझने की, उसको डाइजेस्ट करने की। ये एक नेचुरल मीडिया होता है, ये शुरू से चला आ रहा है। आप ग्रीक पढ़ लीजिए, आप आगे कभी भी पढ़ लीजिए। इवन सुकरात को जो जहर दिया गया था वो मीडिया के प्रेशर की वजह से दिया गया था।
इतना प्रोपेगेंडा हो गया कि भाई आप उल्टी सीधी बातें करते हो, ये ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उठा के अलाउ कर दिया और उस बेचारे ने पी लिया। तो वाज इट रीजनेबल, वाज इट साइंटिफिक? नो, इट वाज नॉट साइंटिफिक। नेचुरल मीडिया हमेशा अपनी स्पीड से चलता है और सरवाइव करता है, इसलिए जो अरेंज्ड मीडिया जो है ना, वो समझ लीजिए कि कुछ टाइम के बाद एक गवर्नमेंट का एक फंक्शनरी बन जाता है, चाहे मनी की वजह से हो, चाहे प्रेशर की वजह से हो। पिछले कुछ डिकेड्स में मैंने अच्छे अच्छे जो नेचुरल कॉजेज लेते हुए मीडिया के थे ना, उनको चुप होते हुए देखा है, और ये भी देखा है कि भाई कुछ लोग पैसे की वजह से, कुछ लोग थ्रेट की वजह से, तो वो अरेंज मीडिया की तरफ चले गए हैं। इसलिए आपका जो नेचुरल मीडिया है ना, वो जो उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगा जो कि अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बना के रखेंगे। अटैक डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये तो पहले से चले आ रहे हैं। मैंने आपको अभी अभी सुकरात का एग्जांपल दिया, वो भी प्रेशर ही था, वो उसको मरना पड़ा किसी को, पर बाद में चीज़ें समझी लोगों ने और आगे चलाई उसको। ये सब चीज़ें आज के ज़माने में भी होंगी, आने वाले टाइम में भी होगी। डेमोक्रेसी में हमेशा ऐसा हो। लेकिन अब क्या है कि अथॉरिटेटिव रिजीम कोई आ जाता है अगर, तो उसके लिए जो अटैक हो रहे हैं मीडिया में, उसके लिए आप क्या, आपके लिए रास्ते अवेलेबल हैं? क्या अभी कोई क्राइसिस है मीडिया की? मुझे नहीं लगता अभी क्राइसिस का कोई मौका आया। क्राइसिस तब क्रिएट होती है जब आपके सामने रिफॉर्म्स का जो है ना रास्ता बिल्कुल बंद हो गया हो। आप समझ लीजिए जैसे प्रेशर कुकर चल रहा है, प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, वो रिफॉर्म को कुछ निकाल दिया तो प्रेशर ख़त्म हो गया। अगर वो रिफॉर्म का रास्ता बंद हो जाता है तो क्राइसिस प्रेसिपिटेट होती है और वो फिर ब्लास्ट करती है। हमने अपने नज़दीकी कंट्री में, बांग्लादेश में देख ही लिया है वो। जब आप ऐसे अथॉरिटेटिव चीज़ों को ग्लैमराइज करेंगे, उनको सिनेमेटाइज करेंगे कि भाई हीरो बन गए आप, तो यही होगा। फिर आपका मतलब कि रिफॉर्म किसके हाथ में रह गया? रिफॉर्म सिर्फ उन नेचुरल मीडिया के हाथ में रह गया जो अभी साइडलाइन हैं, जिनके बारे में सोचा नहीं जा रहा, और एक तरीके से जो एम्यूनिटीज़ हैं जो होनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। लेकिन ये टेम्परेरी फेज़ है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, बाद में उठ के आते हैं दोबारा से, तो ये आगे भी होगा ही होगा। अब रेस्पेक्ट क्यों हो किसी मीडिया की? रेस्पेक्ट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, वो हमेशा ही कंटिन्यू करती हैं लंबे टाइम तक। कारण ये है कि वो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस जानती हैं। जो अरेंज मीडिया है वो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस नहीं जानता, वो गवर्नमेंट डायरेक्टिव और एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से कंट्रोल्ड होता है और उन्हीं की बात करेगा। नेचुरल मीडिया अपने हिसाब से चलता है, राइट रॉन्ग को देखता है, दूसरे के लिए थोड़ी जगह रखता है, कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करता है। ऐसे नहीं कि उठा के आप अंदर ही हो गए। तकरीबन कुछ स्टेट्स हैं, हमने देखा है कि ये नेशनल लेवल पे भी हो रहा है, और कुछ स्टेट जिसमें कि अपोजिशन के भी स्टेट्स हैं उसमें भी हो रहा है। एक कार्टून बना दिया, अंदर हो गया। ये क्या मतलब है? इंडिया में हो रहा है ऐसा, बाहर तो खैर हो ही रहा है, आपने देखा होगा। तो ये मीडिया का जो वर्क है ना, ये ऐसे ही होगा। कुछ लोग परेशान भी होंगे, जो आजकल जैसे हो रहा है, थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है, वो चीज़ ख़त्म भी होगी आने वाले टाइम में। अब इसमें यह है कि आपको कौन सा सिस्टम चाहिए, मीडिया को चूज़ करना पड़ेगा कि भैया आप क्या चाहते हो, आपके माइंड में क्या है। तो विलियम डगलस ने बहुत पहले ही कह दिया था कि ऐसा सिस्टम देखिए जिसमें कि सभी के लिए जगह हो, वही सिस्टम चलेगा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि थोड़े लोगों को इधर कर दिया, थोड़ों को इधर कर दिया, अपना काम चला लिया, ऐसे नहीं। सभी के लिए चलना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं आगे लॉन्ग टर्म में किसी कन्फ्लिक्ट में फंसेंगे। अब जिसको मैं नेचुरल मीडिया बोल रहा हूँ, उसका दूसरा नाम डेमोक्रेटिक मीडिया भी हो सकता है। अब इसके लिए फ्यूचर में जगह क्या है आने वाले टाइम में? प्रेशर तो होंगे, कन्फ्लिक्ट जैसे अटैक हो रहा है ये भी होंगे। कभी आपको थोड़ा सा बोला तो आपको रात को पुलिस आ जाएगी। क्राइसिस इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी तो पुलिस ही आ रही है, आने वाले टाइम में मिलिट्री भी आ सकती है, वो क्राइसिस वाली सिचुएशन होगी। फ्यूचर ये है कि
एक अल्टरनेटिव बना है जिसके ज़रिए आप सोशल मीडिया जिसे बोलते हैं उसमें आप काफ़ी डीप सीटेड नीचे तक जा सकते हो, लोगों को स्लोली अपनी बात समझा सकते हो। उसमें आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो कि गवर्नमेंट आपको पैसा देगी तब आप ये छापेंगे तब ये करेंगे, वो सब मीडिया में चलता है। जो हमारा अरेंज्ड मीडिया है ना, वो ये सारे ही काम कर रहा है और उसी में उनका बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इसके साथ एक डेंजर भी है, स्लो में आप चलेंगे तो आपको ख़तरा भी है। भाई अब क्या है कि अगर नेचुरल मीडिया ऐसा करेगा तो दूसरी साइड से भी तो आप कुछ रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी साइड से रिएक्शन क्या होती है, बोगी क्रिएट होती है। कोई ये सिचुएशन एक बोगी क्रिएट होगी, ऐसे मौके पे क्रिएट होगी जो इलेक्शन के टाइम पे होगी और इलेक्शन जीतने के लिए होगी। अभी आपने बिहार में देखा SIR का इशू चला, वो कुछ टाइम वेट भी कर सकता था, भाई 6 महीने थोड़ा आराम से कर लेते, लेकिन हुआ क्या, हो गई बोगी क्रिएट। ये क्रिएट इसलिए होती है कि भाई आपको डेमोक्रेटिक वे से ही सबवर्ट किया जाए। सारी चीज़ें डेमोक्रेटिकली हुई हैं, लेकिन इसको सबवर्ट करने के लिए बोगी क्रिएट होती है और थोड़े टाइम चुप बैठे रहेंगे कि देखते हैं क्या होता है, भाई हमारे जो हमने किया है उसका एक्सपेरिमेंट किया है उसका असर क्या है। और लेकिन ये चुप इसलिए करा जा रहा है कि वो इंतज़ार करते हैं कि भाई हम आगे जाके इनको डेमोक्रेसी को फिर नीचे दबा के अपना अथॉरिटी रूल और ज़्यादा कैसे लगा लें। इनको गाड़ी में भी नहीं बैठने देना किसी को जो हमारे फेवर की बात नहीं करते, ट्रेन में भी नहीं बैठने देना, हवाई जहाज़ की तो बड़ी दूर की बात है, चाहे तो पैसे बढ़ा दो या किसी कारण से टिकटें काट दो। ये जो लिस्टें बन रही हैं ये इसीलिए है कि भाई आप अपने जैसे लोगों को पास में रखें, और दूसरा जो ओपन थिंकिंग वाले रैशनल लोग हैं उनको आप इतना दबा दें कि भाई वो बेचारे इधर ही उधर ही भटकते रहे, कुछ ना कर पाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया कि सोक्रेट को भी मारा गया था प्रेशर की वजह से, और हिटलर भी जो बड़ा था वो मीडिया की वजह से ही बड़ा था। वो भी आराम से इलेक्शन जीत के आया था, मीडिया ने सपोर्ट किया, और जो भी अरेंज्ड मीडिया ने सपोर्ट किया तो हिटलर कहाँ से कहाँ बन गया, लेकिन उसका अंत भी आपने देख लिया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, कन्फ्लिक्ट भी हैं, प्रेशर भी है लोगों के बीच में। एंड में तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो ह्यूमन नेचर बहुत रैशनल और साइंटिफिक है, हमारी ह्यूमन नेचर इन जनरल इज़ लाइक दैट। उसके बगैर आप यहाँ बैठे हुए समझ लीजिए कि ना यार इसमें बात कर सकते थे, अगर आपकी ह्यूमन नेचर अगर साइंटिफिक नहीं होती तो ना आप आग जला सकते थे, ना एयरपोर्ट में बैठ सकते थे, ना माइक में बात कर सकते थे। ये एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, बस हमें इस मेथड को कॉमन मासेस तक ठीक से समझाना है। उससे काफ़ी हद तक जो ये कन्फ्लिक्ट है, ये अटैक भी कम होंगे, क्योंकि जब आपकी आवाज़ सुनी जाएगी तो उस पर एक्शन भी होगा, कुछ ना कुछ। 10 को बोलोगे 2 तो सुनेंगे, समझ में आएंगी। तो ये डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है, डेमोक्रेसी के वे से ही चलता है, सबवर्ट भी डेमोक्रेटिकली होगा और इसका रास्ता भी डेमोक्रेटिकली ही निकलेगा। बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं कि भाई ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि भाई इसमें ना एक इलाज चल नहीं सकता। यहाँ पे आयुर्वेदिक भी चलता है, यहाँ पे होम्योपैथिक भी चलेगा, मॉडर्न मेडिसिन भी चलेगा, AI भी चलेगा, सारी चीज़ें चलेंगी आगे। इसलिए इस बड़े कंट्री में इतना ड्रास्टिक चेंजेस लाना किसी के बस की बात नहीं है। बस अपनी बात हमें कॉमन मासेस तक पहुँचानी है। एंड में मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबका धन्यवाद करूँगा कि आपने कितना कॉशियसली मेरी बात को सुना और समझा। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी 26 साल की हूँ, और जब मैंने शुरू किया था जाना तो स्टार्टिंग में मैंने एक स्टोरी करी थी दवाइयों के लिए बॉन्डेड लेबर के ऊपर, और मैं खुद से गई थी और मैं कुछ लोगों को जानती थी जिन्होंने मुझे बोला कि आओ यहाँ पे ना 91 लोग हैं जो बंधुआ मजदूर, उनको लाया गया है और ये यहाँ पे हैं अभी। तो जैसे आप यहाँ आप जाते हो और आप देखते हो कि ये, फिर आप बाकी आर्टिकल्स देखते हो कि क्या लिखा गया है इस बारे में, बॉन्डेड लेबरर्स के बारे में, या फिर जो लोग बंधुआ मजदूर बनाए गए हैं उनके बारे में क्या लिखा गया है। और फिर तुम देखते हो और तुम्हें रियलाइज होता है कि वो स्टोरी बस इतनी ही है कि ये 90 लोग बंधुआ मजदूर बनाए गए, लेकिन ये लोग कौन थे, ये लोग कैसे बंधुआ मजदूर बनाए गए, वो नहीं लिखा था किसी भी स्टोरी में।
कि बस वो एक डेली न्यूज़ का स्टोरी था कि ये 90 लोग बंधुआ मजदूर बने और ऐसे ऐसे भी यहाँ पे है। बट कौन है ये लोग, मतलब हु आर दोस 90 पीपल, मतलब उनके क्या नाम है, उनके क्या कास्ट बैकग्राउंड है। और जैसे जैसे वो सवाल पूछे मैंने, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो सारे 92 लोग जिसमें बच्चे भी थे, वो सारे या तो दलित थे या आदिवासी थे। और वो चीज़ का किसी भी रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं था कि वो कौन सी कास्ट लोकेशन से आते हैं या फिर वो कैसे, और उनमें से कुछ लोग 3 बारी बंधुआ मजदूर बने थे। तो आप बात करें तो आपको रियलाइज होता है कि एक ही साल में कोई इंसान 3 बार बंधुआ मजदूर कैसे बन सकता है या कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको रियलाइज होता है कि उसके रूट्स कास्ट में ही है, कि आपके गाँव में जब आपको काम नहीं मिलता, कोई आपको एम्प्लॉय नहीं करता और फिर कोई आपको आके बोलता है कि नहीं हम आपको कहीं और ले जाएंगे काम करने के लिए, तो उस प्रोसेस में आप जब बंधुआ मजदूर बनते हो और बार बार बनते रहते हो, क्योंकि तब वहाँ पे आपका कोई रेस्क्यू नहीं होता एक तरह से, तो वो पूरी चीज़ आई थिंक मुझे समझ में आने लगी जैसे जैसे मैं रिपोर्टिंग करने लगी, तो मुझे और चीज़ें समझ में आने लगी। मैं खुद भी जब मतलब मुझे एक मेरी सिंगल मदर है जिन्होंने मुझे रेस किया है, और मेरी माँ ने हमेशा मेरा सरनेम बदल के रखा कि आप कभी भी, मतलब मेरी माँ ने मेरे सरनेम में से सरस्वती ऐड किया कि आप अपनी कास्ट आइडेंटिटी कभी रिवील मत करना, कि हम लोगों ने किया तो उसका अच्छा असर नहीं हुआ उनके ऊपर। तो हम चाहते हैं कि जब आप कॉलेज जाओ या जब आप काम पे जाओ तो आपको वो सब ना फेस करना पड़े, और जब आप वही चीज़ें लिखने लगे, वही चीज़ें बोलने लगे, तो फिर आपके घर वाले भी बोलने लगे कि यार हम आपको पूरी ज़िंदगी बचा रहे थे और अब आप यही चीज़ कर रहे हो, यही चीज़ बोल रहे हो, फिर आप दोबारा क्लब हो जाओगे ऐसे दलित जर्नलिस्ट के उसमें या किसी और चीज़ में। बट वो रियलिटीज़ अगर आपको दिखती है तो वो आप उनको रिपोर्ट करने लगते हो, उन पर लिखने लगते हो। और आई थिंक मेरी जर्नी भी वैसे ही शुरू हुई। उसके बाद जैसे जैसे आप गूगल करते हो, आप रियलाइज करते हो अच्छा आप दलित वर्ड भी जब लिखते हो या दलित वुमेन वर्ड जब इंटरनेट पे लिखते हो, तो जो इमेजरी आती है वो काफ़ी डिह्यूमनाइजिंग इमेजरी होती है। कोई औरत जिसका ना नाम होता है ना उसका एज होता है, बस कोई रैंडम औरत की फोटोग्राफ होती है। हीट की भी जब क्लाइमेट स्टोरीज भी लोग करते हैं या कोई भी स्टोरीज लोग करते हैं, जनरली काफ़ी डिह्यूमनाइजिंग तरीके से कुछ कम्युनिटीज़ का हमेशा से डॉक्यूमेंट किया गया है टॉप डाउन अप्रोच से। और आई थिंक वो देखकर मुझे हमेशा से ऐसे गुस्सा आता है, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं दिखते, या अगर दिखते भी है तो हमारी भी पूरी रियलिटी है। मतलब एक दलित और आदिवासी इंसान की भी पूरी रियलिटी है। हम लोग हमारे भी मल्टीट्यूड्स हैं, हमारे आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो विजुअल इमेजरी को जब आप देखते हो आपको रियलाइज होता है कि क्या इंटरनेट पे यही एग्जिस्ट करता है हमारे नाम पे। आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट और वो भी एक गुस्सा था कि आपने रियलाइज किया कि नहीं, हम विजुअली डॉक्यूमेंट करें कि जब अगली बार इंटरनेट पे कोई डॉक्यूमेंट कोई खोले कि हाँ दलित वुमेन प्रोटेस्ट या दलित वुमेन, तो वो इमेजरी होलिस्टिक इमेजरी आनी चाहिए, डिह्यूमनाइजिंग इमेजरी नहीं आनी चाहिए। तो और इसी दौरान जब आप काम करने लगते हो और आप थोड़ा ज़्यादा काम करने लगते हो तो लोग आपको इंटरव्यू करने लगते हैं, और फिर आपको रियलाइज होता है कि ऐसे ही बाकी लोग को इंटरव्यू किया जाता है। मतलब कास्ट कैसे एक वेरिएबल बना दिया जाता है, इमीडिएटली दलित वुमेन बन जाते हो किसी और की रिसर्च पेपर में, और ये सब चीज़ें तो आप रियलाइज करने लगते हो कि हाउ कैन यू बी मेड अ वेरिएबल। एंड सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे बाकी पत्रकार दोस्त हैं जो अलग अलग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आते हैं, आई थिंक उनकी भी रियलिटीज़ वैसी होती जाती हैं। तो एक अपने आप में आई थिंक प्रेस के अंदर ही एक इकोसिस्टम है जिसमें आप आइसोलेटेड फील करने लगते हो, या फिर ऐसे होने लगता है। तो आई थिंक मेरा जर्नी उसमें ऐसा ही रहा कि हम फिर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो, फिर आपको रियलाइज होता है कि कहीं पे आप कुछ स्टोरीज बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, आपको एक तरह की कहानियाँ ही करनी पड़ती है, या फिर बाकी लोगों को सेग्रीगेशन समझ में नहीं आता है जिस तरह से आपको समझ में आता है, जिस तरह से आप देख पाते हो कि ये तो सेग्रीगेशन का ही स्टोरी है। मतलब अगर आपके घर में 2 लिफ्टें हैं और एक लिफ्ट में सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर आ रही है तो वो सेग्रीगेशन का स्टोरी है। लेकिन काफ़ी सारे एडिटर, काफ़ी सारे लोग भी इंटरनेशनल न्यूज़ रूम्स में भी इंडिया में वो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है कि ये सेग्रीगेशन का स्टोरी है, या फिर ये आज के टाइम पे हमारा प्रेजेंट डे सेग्रीगेशन है। तो आई थिंक उसके रिगार्ड में फिर आप ऐसे जैसे आगे और काम करने लगते हो, आप देखते हो कि और इतने सारे रीजनल पत्रकार हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है,
जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशनल बैकिंग भी नहीं है और इस सिस्टम में वैसे भी मनी उतना नहीं है कि रिपोर्टर्स को पे किया जाए, या फिर स्पेसिफिकली जो रीजनल रिपोर्टर्स है उनके पास वो सिक्योरिटी नहीं है। पर इतने सारे लोगों ने फ्रॉम तमिलनाडु टू अप नॉर्थ, इतने सारे लोगों ने इतनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ब्लॉग्स बनाए हैं, टेक्सचुअल ब्लॉग्स बनाए हैं या फिर विजुअल ब्लॉग बनाए हैं, और उन ब्लॉग्स ने ही हमें इतना इंट्रोड्यूस किया। मतलब मैंने जो चीज़ मैं लिखना चाहती थी या पढ़ना चाहती थी वो मैं ऑल्टरनेटिव मीडिया में देखने लगी कि हाँ यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। एक तेलुगु का छोटा सा अखबार है जिन्होंने ये चीज़ लिखी है और इस मूवमेंट पे काम किया है, और बाकी इतने सारे रीजनल पत्रकार हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनको वो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिल पाता, जो ये सारी मुहिम चला रहे कितने तरीक़ों से। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सारी स्टोरीज भी नहीं कर पाते, स्पेशली जब वो कास्ट या मतलब दलित या आदिवासी अट्रॉसिटीज़ पे भी होती हैं, वो भी नहीं हो पाती। लेकिन सिर्फ अट्रॉसिटी ही नहीं है ना दलित स्टोरी या फिर दलित रियलिटी या आदिवासी रियलिटी भी एक होलिस्टिक रियलिटी है। तो आई थिंक मेरा काम जहाँ आया वो वही आया कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी और फिल्मों में या फिर विजुअली वो काम करने लगी, क्योंकि मुझे दिखाई, मैं चाहती थी कि वो रियलिटी में पूरी देखूं कि पूरे दिनचर्या में या फिर पूरे टाइम में एक दलित आदिवासी इंसान क्या है। तो जो हमें हमेशा से एक लिमिटेड डिह्यूमनाइज तरीके से ही विजुअल दिखाया गया है। तो आई थिंक वो जो काम, जो मैं ही नहीं, मेरा काम बहुत लोगों के काम पे बिल्टअप है, जो लोग मेरे से पहले आ चुके हैं और यही काम कर रहे हैं। और तो वो आई थिंक ऐसे होके ये काम की इम्पोर्टेंस समझ में आई है। और आई थिंक कम्युनिटीज़ ने हमेशा कोई ना कोई तरीके ढूंढे हैं। जैसे आज भी अगर हम देखें तो आई थिंक दलित और आदिवासी पत्रकारों मतलब जर्नलिस्ट का बहुत ही मिनिमल रिप्रेजेंटेशन है, स्पेशली ट्रेडिशनल मीडिया में, स्पेशली न्यूज़पेपर्स में अगर हम देखें तो, और वो सच है। और उसकी इम्प्लीकेशंस इसमें हमें दिखते हैं कि वो जिस हिसाब की स्टोरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर चैत्य भूमि है, अगर स्पेसिफिकली अगर दलित आदिवासी कल्चर्स की हम बात करते हैं तो क्या तो वो एक्सोटिसाइज कर दिए जाते हैं, या फिर उनके बारे में स्टोरीज ऐसे होती है कि चैत्य भूमि पे इतना बड़ा जाम लगा क्योंकि दलित लोग आए थे ये करने के लिए। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सिर्फ यही स्टोरी मिलेगी, कितना सारा कचरा यहाँ पे है क्योंकि ये दलित लोग ये इवेंट कर रहे थे। बल्कि वो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि वो जो कल्चर जो एक कम्युनिटी सस्टेन करती है, भले वो चैत्य भूमि का हो या अम्बेडकर जयंती का हो, वो पूरा कल्चर कम्युनिटी ही सस्टेन करती है बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। और जब वो एक्सटर्नल स्टेट सपोर्ट होता है तो फिर वो आपको अप्रोप्रिएट करने लगता है, अप्रोप्रिएट करना चाहता है और कहीं कहीं जगह कर भी चुका है। तो आई थिंक वो सब नॉलेज को रखते हुए जब आप रिपोर्ट करते हो या फिर विजुअली डॉक्यूमेंट करते हो, वही एक जर्नी मेरा रहा है इस पूरे उसमें। और कम्युनिटीज़ ने अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ दलित कम्युनिटी ही नहीं, मतलब दलित कम्युनिटीज़ ने भी ब्लैक कम्युनिटीज़ से इतना इंस्पिरेशन लिया है। ब्लैक पैंथर मूवमेंट से दलित पैंथर मूवमेंट बना महाराष्ट्र में, कल्चरल मूवमेंट्स आए, तो अक्रॉस द वर्ल्ड भी आई थिंक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ ने कहीं ना कहीं अपने तरीके ढूंढे हैं, अलग अलग तरीके ढूंढे हैं। कितना ही सबवर्शन हुआ हो और जो हो रहा है आज भी, उसके इर्रिस्पेक्टिव बहुत अंडरग्राउंड डिफरेंट तरीके ढूंढे हैं, जो आज के टाइम पे बहुत सारे ब्लॉगर्स, रीजनल जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं, आई थिंक वो उसी काम पे बिल्टअप है। तो आई थिंक वही एक चीज़ है जो मैं अभी फ़िलहाल बोलना चाहूँगी। थैंक यू। आज अफजल जी ने जो बोला कि ये पहली बारी इस विषय पे यहाँ पे प्रेस क्लब में बातचीत हो रही है, मुझे कुछ हद तक हैरानी है। इसलिए नहीं कि बाबा साहब ने संविधान के लेखक थे, इसलिए नहीं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आज ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल हैं या उसका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है, आप उन में से कोई एक व्यक्ति को अगर चुने जिनको मीडिया की समझ थी, डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग थी और डेमोक्रेसी और मीडिया की क्या इंटरेक्शन हो सकती है, तो वो बाबा साहब थे। और इस बात को लोग बार बार भूल जाते हैं कि बाबा साहब सिर्फ जर्नलिज्म या मीडिया के प्रैक्टिशनर नहीं थे। सॉरी, मैं ये फ़ोन सामने इसलिए रखा हुआ है कि जब मैं बाबा साहब को कोट करूँगा तो उन्हीं के लफ्ज़ों में कोट करूँ, तो कोट सामने है तो मैं बीच में।
सिर्फ प्रैक्टिशनर नहीं थे, वो एक उनकी थ्योरेटिकल डेप्थ थी जिसके बारे कई बारी बातचीत नहीं की जाती। बाबा साहब 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे। जॉन डूई उनके एक प्रोफेसर थे। जॉन डूई अमेरिकन प्रैग्मेटिक स्कॉलरशिप के बहुत बड़े नाम हैं, फिलोसफर हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर। उनकी बाबा साहब से खास रिलेशनशिप थी। बाबा साहब जब अपनी ऑनरेरी डिग्री लेने जाते हैं कोलंबिया, तो जब वो वापस जा रहे होते हैं उसी दौरान जॉन डूई की डेथ होती है। तो बाबा साहब तब लिखते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा ये लॉस था, सदमा था, वो जॉन डूई से मिलना चाहते हैं। जॉन डूई ने अपना जो काम किया है वो काम डेमोक्रेसी और मीडिया और कम्युनिकेशन के ऊपर है, और इस काम को लेके उनका प्रभाव बाबा साहब पे पड़ा है। और उनकी एक किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जिसमें बाबा साहब ने अपनी कॉपी में एक स्टेटमेंट अंडरलाइन किया है, वो बार बार अपनी ज़िंदगी में दोहराते थे, और ये स्टेटमेंट था, तभी मैंने ये अ डेमोक्रेसी इज़ मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience. That democracy सिर्फ वोट की बात नहीं है, ये जो communicated experience है, ये communication का दायरा है जिसके बेसिस में डेमोक्रेसी में एक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहा है, मीडिया के दायरा से अलग अलग तरीके से, उसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। पर डूई जहाँ पे रुकते हैं, अम्बेडकर बाबा साहब उससे आगे जाते हैं। उनको एक प्रैक्टिकल ग्राउंड की समझ थी जो डूई के पास नहीं थी, और इस विषय में वो बाद में लिखते हैं, अनाइलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि कास्ट हैज़ किल्ड द पब्लिक स्पिरिट, कास्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड द सेंस ऑफ पब्लिक चैरिटी, कास्ट हैज़ मेड पब्लिक ओपिनियन इम्पॉसिबल, अ हिंदूज पब्लिक इज़ हिज कास्ट, his responsibility is only to his caste। जो ये लफ्ज़ यहाँ पे पब्लिक का यूज़ कर रहे हैं, ये पब्लिक का मायना जॉन डूई के राइटिंग से आता है कि जो कम्युनिकेशन से एक कलेक्शन फॉर्म होता है, जो बार बार रिफॉर्म होता है, सस्टेन होता है मीडिया के थ्रू, उसको पब्लिक कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि जब तक कास्ट एग्जिस्ट करती है तो एक डेमोक्रेसी की पब्लिक है जो डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, वो कास्ट के होते हुए नहीं सस्टेन हो सकती। तो कास्ट की एग्जिस्टेंस, और कास्ट की एग्जिस्टेंस डेमोक्रेसी के खिलाफ है। खिलाफ ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी की जो एग्जिस्टेंस है वो कम्युनिकेशन के थ्रू होती है, और जब तक कास्ट एग्जिस्ट करती है ये कम्युनिकेशन पूरी तरह से हो नहीं सकती। और इसको देखते हुए जब प्रैक्टिस में इसको बाबा साहब ने अपनाया है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को कम्युनिकेशन से दूर चला जाना चाहिए, या कास्ट के कारण हम कम्युनिकेशन या डेमोक्रेसी से इंगेज नहीं कर सकते। उनका डेमोक्रेसी में फेथ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में बहुत पक्का था, और कम्युनिकेशन में पक्का था। तो कोलंबिया से आने के बाद 4 साल बाद जब वो मूकनायक शुरू करते हैं, तो वो इसी अंदाज से शुरू करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन के साधन है, जो मीडिया है, उसमें कई खामियां हैं, खास करके कास्ट की खामी है जिसके कारण मीडिया चल नहीं सकती। और वो इसको लिखते हैं, और फिर मैं बाबा साहब के अपने लफ्ज़ों में ही ये बात कहना चाहता हूँ। इफ़ वी थ्रो, और जब वो मूकनायक शुरू करते हैं तो उन्होंने ये लिखा है, इफ़ वी थ्रो इवन अ कर्सरी ग्लांस ओवर द न्यूज़पेपर्स दैट आर पब्लिश्ड इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, we will find that many among these papers are only concerned about protecting the interest of some upper castes, of some castes, and these can't care less for the interest of other castes। Already जो communication होनी चाहिए पब्लिक की, वो already हमारे न्यूज़पेपर्स में मिसिंग है। This is not all, sometimes they go against the interest of other castes। सो कास्ट का फॉर्मेशनल बेसिस को लेके कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। हर कास्ट अपने इंटरेस्ट की जब बात कर रही है तो डेमोक्रेसी में जिस कम्युनिकेशन की ज़रूरत है उसमें एक बिखराव हो जाता है। और जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, जो इस देश की मेजॉरिटी है, जिस
देश की पब्लिक है उनकी बातचीत रखने वाला कोई नहीं है, उस बातचीत को डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन में सामने आने के लिए, और डेमोक्रेसी तब तक आई नहीं है पर उसकी पॉसिबिलिटी पे सोच रहे हैं बाबा साहब, उन्होंने मूक नायक शुरू किया था। और उस समय पे वो लिखते हैं कि देयर इज़ नो बेटर सोर्स देन द न्यूज़पेपर to suggest the remedy to the injustice that is being done to our people at present and will be done in future, and also to discuss the ways and means for our progress in the future। तो वो जानते हुए कि मीडिया, जर्नलिज्म और न्यूज़पेपर्स में क्या खामियां हैं, रिप्रेजेंटेशन की क्या दिक्कतें हैं, जो अपर कास्ट का जो होल्ड है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, ये सब जानते हुए वो तब भी ये देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स की क्या ज़रूरत है, न्यूज़पेपर्स को किसने चलाना चाहिए, उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इस बात पे वो बार बार लिखते हैं, कहते हैं। वो जब एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया की बात करते हैं वो कहते हैं दिक्कत ये है एसोसिएटेड पहली प्रेस एजेंसी कि यहाँ पे मद्रास से ब्राह्मण्स इसमें भरे हुए हैं टॉप लीडरशिप, और उनका अंदेशा क्लियर था क्योंकि वो यहाँ बैठे हुए हैं। एक जो पोजीशनिंग है, जो एक समझ है, एक उन स्टोरीज़ की जो चर्चा होनी चाहिए, जो बात भूमिका ने अभी कही है, वो स्टोरीज़ सामने नहीं आती। कास्ट जो हमारी एक लिविंग रियलिटी है उसकी रिप्रेजेंटेशन मीडिया में नहीं होती है, तो रिप्रेजेंटेशन का ये प्रॉब्लम है। अपने आप में रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है पर बात वहीं तक नहीं रुकती है। जब तक मीडिया इस रिप्रेजेंटेशन को अपनी कवरेज में नहीं दिखाता है तो इस रिप्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं। बार बार वो इस बात की बात करते हैं और इस पे मैं कि उनके जितने सत्याग्रह हैं, उनकी जो पब्लिक कमिटमेंट है उसकी रिपोर्टिंग इंडियन मीडिया, और वो समय उस इंडियन मीडिया को हम जो आज गोदी मीडिया कहते हैं, उस समय बाबा साहब कांग्रेस मीडिया कहते थे। उस कांग्रेस मीडिया में बाबा साहब के सत्याग्रह की प्रोजेक्शन नहीं होती। उस समय में उस मीडिया में अगर महान सत्याग्रह हो रहा है तो गांधी की बात बार बार फ्रंट पेजेस पे होएगी, जो बात बाबा साहब कह रहे हैं वो सामने कभी नहीं आती। और ये चीज़ की ज़रूरत है कि उनको अपनी मीडिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काम करना पड़ा है। जो संसाधन की ज़रूरत थी वो उनके मीडिया को नहीं मिल रही थी। गांधी को कभी पैसे की दिक्कत नहीं आई है। एक बिरला तैयार था, एक बिरला तैयार ना हो तो 50 और ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बाबा साहब के पास मीडिया के कोई संसाधन नहीं थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन के पैसे नहीं थे। ये चीज़ें ज़रूरी हैं जिसके बेसिस पे मीडिया और मीडिया की इंडिपेंडेंस सामने आ सकती है। और ये बात उन्होंने खुल के 43 में पुणे में एक स्पीच दी थी। वो स्पीच थी एक रन्ना डे एनिवर्सरी पे स्पीच थी। गांधी, जिन्ना और रन्ना डे को लेके उन्होंने जो स्पीच दी है, उस समय पे उन्होंने जर्नलिज्म के बारे में बात। देखिए, वो हमेशा सेपरेट करते थे। मीडिया एक पूरा ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, और जर्नलिज्म एक चीज़ है, एक प्रोफेशन है जो एक कमिटमेंट रिक्वायर करता है। और ये जर्नलिज्म क्या होना चाहिए, बाबा साहब ने लिखा था, जर्नलिज्म इन इंडिया वॉज वंस अ प्रोफेशन, इट हैज़ नाउ बिकम अ ट्रेड, इट हैज़ नो मोर मॉरल फंक्शन देन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। हम ट्रेडर बन गए हैं, हम सोप का कारोबार कर रहे हैं, उस तरह के जर्नलिस्ट हो गए। ये बातों को आप भूल जाइए कि 43 में लिखी हुई थी। ये बात अगर वो आज लिखते तो आज भी सच होती। उनको वैसे पढ़िए इन बातों। It does not regard itself as the responsible advisor of the public, to give the news uncolored by any motive, to present a certain view of public policy which it believes to be good of the community, to correct and chastise without fear all those, no matter how high, who have chosen a wrong or barren path, is not regarded by journalism in India its first or foremost duty. तो इस निगेशन में ही वो बता रहे हैं कि वो सोचते हैं कि जर्नलिज्म क्या होनी चाहिए। पहली सबसे ज़रूरी बात इस देश में कास्ट रिप्रेजेंटेशन, कास्ट इनइक्विटी, पार की जो डिवीजन है उसकी समझ ज़रूरी है, और वो मीडिया में के कवरेज में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात है, वो बार बार रैशनैलिटी की तरफ इशारा देते हैं। सोशल
कंस्ट्रक्शंस को जब हम देखते हैं उसमें रैशनैलिटी की ज़रूरत है। अगर एक हिंदू मुस्लिम मैरिज हो रही है, बाबा साहब कहते हैं वो उस कपल की पर्सनल डिसीजन है, ये समाज की डिसीजन नहीं है। सुपरस्टिशन रैशनैलिटी पे वो बार बार इशारा करते हैं। तीसरा काम है वॉचडॉग के, कोई भी कहाँ पे कितना ऊंचा होए गलत काम कर रहा है तो उसके बारे आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद वो लिखते हैं, और वो बातें आज सुनिए आपको। तब वो बोल रहे थे गांधी और जिन्ना के बारे, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। टू एक्सेप्ट अ हीरो एंड वर्शिप हिम हैज़ बिकम इट्स प्रिंसिपल ड्यूटी, मीडिया की प्रिंसिपल ड्यूटी। अंडर इट न्यूज़ गिव्स प्लेस टू सेंसेशन, reasoned opinion to unreasoning passion, appeal to the minds of responsible people to appeal to the emotions of the irresponsible. आप यही बात मोदी के बारे में लिख लीजिए, सरासर हर लफ्ज़ में सच है। और ये जो हीरो वर्शिप हम देख रहे हैं वो दिखती है। बाबा साहब इसके आगे कहते हैं कि हीरो वर्शिप सिर्फ अपने आप में होती नहीं है, बनाई जाती है। In these days, with the press in hand, it is easy to manufacture great men. ये आज सोच लीजिए ये बात। एंड फिर बोलते हैं बाबा साहब कि नेवर हैज़ द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री बीन सैक्रिफाइस सो सेंसलेसली फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हीरो वर्शिप। नेवर हैज़ हीरो वर्शिप बिकम सो ब्लाइंड एज वी सी इट इन इंडिया टुडे। ये आप 43 की स्पीच और पैराग्राफ्स उठा के आज तक ले जा सकते। आप कांग्रेस मीडिया की जगह गोदी मीडिया सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कांग्रेस और बिजनेस, वो भी खास करके मारवाड़ी बिजनेस का जो संयोग था उसको आप आज ट्रांसफ़र कर दीजिए मारवाड़ी कॉरपोरेट ओनरशिप और आज की मीडिया के साथ। वो बातें एकदम सरासर आज भी सच हैं जो बाबा साहब ने उस समय लिखी। और इससे जैसे मैंने बताया कि साफ बात ये निकल के आती है कि जर्नलिस्ट का काम क्या है, और सबसे पहला यही है कि आप कास्ट की सच्चाई को समझिए। कास्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे नहीं है, ये गलती बार बार होती है। जो भी मेरे सामने आके ये बोलने लगता है कि एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को लेके हमें इस देश में लड़ाई लड़नी चाहिए, तो इसका मतलब आपने इस देश को समझा ही नहीं है, ना कास्ट को समझा है और ना इसकी सच्चाई को कभी तक समझा। तो कास्ट डिस्पैरिटी, इसके असर पावर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स, हर चीज़ में क्या है उस समझ के बिना आप जर्नलिज्म नहीं कर सकते। और मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूँ कि सुपरस्टिशन, ट्रेडिशन जिसके कारण कास्ट खड़ी होती है उसके बारे लिखना, एक रैशनैलिटी प्रोपगेट करनी, ये भी एक जर्नलिस्टिक ड्यूटी है। और तीसरी के जो भी कितना भी बड़ा होए, जो पावर एक्सरसाइज करता है उसके खिलाफ उसको एग्जामिन करना ये ज़रूरी है। ये 3 पिलर्स हैं बाबा साहब के विजन ऑफ मीडिया में। तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप पढ़ें तो अपने कोई भी प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक फिगर्स में मीडिया की अंडरस्टैंडिंग या मीडिया और जर्नलिज्म किस तरह की होनी चाहिए, उसमें पहले नंबर पे बाबा साहब हैं। क्योंकि उन्होंने खुद भी संघर्ष किया है, खुद ऑर्गेनाइजेशन बिना सपोर्ट के चलाई है। वो समझते थे एडवर्टाइजमेंट और सपोर्ट और फंडिंग का क्या असर पड़ता है मीडिया पे, और मीडिया इन चीज़ों से किस तरह घिरती है, और मीडिया में कास्ट को लेके किस तरह की ब्लाइंडनेस है। वो सब चीज़ों को उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। और इस सब के अलावा उनके पास एक थ्योरेटिकल इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन थी इस चीज़ को समझने की और लिखने की। और ये जो दूसरी बात है, उनकी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, उनकी इंटेलेक्चुअल समझ, इस बात को हम बार बार भूल जाते हैं कि किस डेप्थ से, स्कॉलरली डेप्थ से बाबा साहब ये चीज़ें लिख रहे थे और इन पे सोच रहे थे। और फाइनली जब इंडिया इंडिपेंडेंट होती है, हम 1951 की बात कर रहे हैं, जब बाबा साहब को रिज़ाइन करना पड़ा था लॉ मिनिस्टर्स की पोजीशंस, तो उनको साल 2 साल में ही समझ आ गया था कि इंडिपेंडेंस से कुछ नहीं बदला है। जब वो रिज़ाइन किए हैं, उन्होंने प्रेस को स्टेटमेंट नहीं दिया था, वो पार्लियामेंट के बाहर आके खड़े होके उन्हें स्टेटमेंट डिलीवर किया था। और वो स्टेटमेंट बाहर आके डिलीवर इसलिए किया था, उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन स्पीच में ये लिखा है, वी हैव आवर न्यूज़पेपर्स, दे हैव देयर एज ओल्ड बायस इन फेवर ऑफ सम एंड अगेंस्ट अदर्स। अब ये मौका इंडिपेंडेंस का के बाद का मौका है। एज ओल्ड बायस की बात कर रहे हैं, खास तौर पे कास्ट की बात कर रहे हैं, खास तौर पे हिंदू कोड बिल की कवरेज की बात कर रहे हैं, खास तौर पे कांग्रेस, जो नेहरू के अलावा जितना जो कांग्रेस था वो
बीजेपी से ज़्यादा हटके नहीं था, उनके बारे बात कर रहे हैं, और उस समय की जो मीडिया कवरेज है उसकी बात कर रहे हैं. Their judgments are seldom based on merits. Whenever they find an empty space, they are prone to fill the vacuum by supplying grounds for resignation which are not the real grounds, but which put those whom they favor in a better light and those not in their favor in a bad light. तो उनको इसी बात का डर था, जो मीडिया की कवरेज बार बार हो रही थी, तभी उन्होंने स्टेटमेंट अपना एक्सप्लिसिटली पार्लियामेंट से बाहर आके डिलीवर किया है. एक मीडिया स्टेटमेंट में नहीं छोड़ा है अपने कारणों को एक्सप्लेन करने के लिए. जो प्रेस की कवरेज बार बार उनके अगेंस्ट आ रही थी उसको लेके उन्होंने किया है. और यही बात, क्योंकि आप देखिए 51 के बाद जब वो लॉ मिनिस्ट्री छोड़ते हैं कि कई चीज़ों पे जो उनका स्टैंप अगर आ जाता उसका क्या असर होता. वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट उसके 3-4 साल बाद आया है. वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बिना बाबा साहब की इनपुट्स के बिना बना है. अगर वो इनपुट्स अवेलेबल होती तो उस एक्ट में क्या कुछ और हो सकता था, ये एक सोचने की बात है. पर वो तब तक सरकार छोड़ चुके थे, उनकी सेहत भी ख़राब हो चुकी थी. ऐसी कई अपॉर्चुनिटी थी पहले दशक में. अगर बाबा साहब की इंटरवेंशंस होती तो शायद मीडिया का ढांचा भी अलग हो सकता था. और वो समझ रहे थे कि इस ढांचे के कारण, और ये बात आज तक सच है कि जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे थे, शुरू से जो उन्होंने जॉन डुई से सीखी थी, डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की जो सस्टेनेंस है, डेमोक्रेसी का जो बेसिक एम है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पूरी तरह अचीव नहीं हुआ है. उसके बिना हम लोग इन अ ट्रू सेंस डेमोक्रेसी नहीं है. वी मस्ट नॉट बी कंटेंट विद मेयर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी एज वेल. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. आज ये बात हमें फिर दोहरानी पड़ी, और ये बात खास करके जो मैंने इक्वलेंस बताया है कि एक अपर कास्ट बिजनेस इंटरेस्ट जो कांग्रेस को सपोर्ट करता था, और ये अपर कास्ट सपोर्ट कांग्रेस के साथ कब तक रहा है? वो तब तक रहा है जब तक नीचे से एक सोशल इलेक्टोरल रेवोल्यूशन नहीं आया है. आप जब देखें मंडल कमीशन की बात होती है और काशीराम की राइज होती है, उसी समय से अपर कास्ट माइग्रेशन होती है कांग्रेस से बीजेपी की तरफ. उसी समय उसी दौर में आप देखते हैं कि बीजेपी की जो समर्थन है उसका बेस बढ़ता है, बीजेपी की फंडिंग बढ़ती है. अगले 10 या 15 साल में आपको पूरा एक अपर कास्ट शिफ्ट पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ दिखता है. 90 से लेके आप 2013-14 तक आते हैं, ये शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है. आज ये हालत है कि अगर कोई वोट बैंक एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ अपर कास्ट वोट बैंक एग्जिस्ट करता है. किसी भी स्टेट में चाहे उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाए बीजेपी या नहीं जाए, 90 to 95% किसी भी इलेक्शन में अपर कास्ट सपोर्ट बीजेपी से टस से मस नहीं होता. इस तरह की वोट बैंक किसी और कम्युनिटी की नहीं है. अगर किसी कम्युनिटी की कुछ हद तक वोट बैंक है, वो वोट बैंक आज मजबूरी में है. बीजेपी मुस्लिम एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करती है, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो तो हम समझ सकते हैं. पर अपर कास्ट को कोई ऐसा थ्रेट नहीं है. अपर कास्ट को बस अपनी सुप्रीमेसी का थ्रेट है, जो सोसाइटी पे कंट्रोल है, उस सुप्रीमेसी का थ्रेट है. और आज उस सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए कि हम जो नीचे से जो डिमांड्स आ रहे थे इक्वालिटी के कास्ट के, अगर हम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें इस सोसाइटी को आउटवर्ड्स डायरेक्ट करना है, घृणा पैदा करनी है, मुसलमानों के अगेंस्ट घृणा पैदा करनी है. उस घृणा के थ्रू हम अपनी कास्ट की हायरार्की, अपनी हिंदू हायरार्की मेंटेन कर सकते हैं. तो आज आप जो कास्ट डिफ्रेंसिएशन, कास्ट एट्रोसिटी देख रहे हैं, उसी का दूसरा चेहरा है जब आप मुस्लिम एक्सक्लूजन और मुस्लिम हेट्रेड देखते हैं. इन दोनों चीज़ों को बीजेपी के अंडर आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ये दो पहलू हैं एक ही स्ट्रैटेजी के हैं, अपर कास्ट कंट्रोल का इस सोसाइटी में मेंटेन करना. तो ये आज की सच्चाई है. इसमें मैं आपको कोई होप नहीं ऑफर कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बदलेगा, पर इस सच्चाई को देखते हुए हमें काम करना ज़रूरी है. ये सच्चाई कल नहीं बदलेगी, हो सकता है 10 साल में भी ना बदले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये सच्चाई को पहचानना नहीं चाहिए और इसके बारे कुछ करना नहीं चाहिए. थैंक यू.
एक बार सबको स्वागत है और प्रेस क्लब में। और जैसे अफजल ने कहा कि ऐसी चीज़ें चलती रहेगी और मुझे बहुत ज़्यादा इतना कुछ बोलने का नहीं है क्योंकि इतना बढ़िया तरह से बोला है। और मैं आती हूँ नॉर्थ ईस्ट से, सो हमारे जो बाबा साहब के जो नॉलेज, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत सालों तक बहुत कम था हमारा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें हमारे बस एक ही में B.R. अम्बेडकर का नाम याद रखना पड़ता था। चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, यही था बस। अब मैं जब यहाँ दिल्ली आई सब, तो धीरे धीरे मुझे उनके बारे में जानने का मौका मिला कि क्या था क्या है, क्योंकि हमारे वहाँ कास्ट है लेकिन कम्युनिटी का जो जोड़ है और क्लास का जो जोड़ है वो बहुत बहुत हावी है, कास्ट से भी हावी है। तो ये इसलिए हमें जो हम जब ये मैं सुन रही थी अभी कास्ट के बारे में जो सारी चीज़ें सोच रही थी, मैं बस हर समय कम्युनिटी सोच रही थी क्योंकि ये चीज़ें कम्युनिटी पे रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये आज जो ये कॉन्वर्सेशन हुई है, जो बातचीत हुई है, इसमें मेरे लिए भी बहुत चीज़ें हैं जो इवन इफ कास्ट इतना हमने अभी स्ट्रांगली नहीं देखा है लेकिन इतनी स्ट्रांगली नहीं देखा है जितना बाकी जगह में है। लेकिन कम्युनिटी जब ऑपरेट करती है तो ऐसे ही ऑपरेट करती है। मैं सोच रही थी कि 1921 में कांग्रेस शुरुआत हुई असम में, तो कौन कौन थे, और शुरुआत से जब हमारे चीफ मिनिस्टर्स बने असम में कौन कौन थे, तो मैं वो गिनती मैं गिन रही थी। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगता है ये सब जब डिस्कशंस हम करते हैं तो ये सारे चीज़ें वी टेक अवे फ्रॉम दीज डिस्कशंस एंड वी हैव गो बैक विथ अ पर्सनल रियलाइजेशन कि हम कहाँ रह रहे हैं और क्या बदलना चाहिए। तो मुझे लगता है जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे आप ज़रूर ये सोच के जाएगी कि क्या बदलना चाहिए और मैं अपनी तरह से छोटी एक मेरी ही इर्द गिर्द में मैं क्या बदल सकती हूँ। यही है, मुझे लगता है कि यही सीख है हमारे लिए। तो दोस्तों, कांग्रेस मीडिया से गोदी मीडिया तक का सफ़र पत्रकारों ने तय कर लिया है। आने वाला वक्त हमेशा से मुश्किल रहा है पत्रकारों के लिए। जो हक की बात करते हैं, जो सच की बात करते हैं, वो कई चीज़ों से जूझते रहते हैं, फंड से जूझते रहते हैं, क्योंकि आप तक न्यूज़ पहुंचाना आसान नहीं है। यहाँ तक आने के लिए गाड़ी लगती है, गाड़ी में तेल लगता है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, तब जाकर यहाँ पर पहुंचकर आपको खबर दी जाती है। और इसका ना कहीं से ऐड मिलता है, ना कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है। ये समस्या आज हम फेस कर रहे हैं, यही आज से कुछ साल पहले बाबा साहब भी फेस कर रहे थे। लेकिन सच को बताया जाएगा, हर कीमत में बताया जाएगा, क्योंकि पत्रकारिता अगर आपने करने को ठानी है तो सच से आप छोड़ नहीं सकते। नहीं तो दूसरे रास्ते हमारे लिए भी खुले थे कि हम डिपेंडेंट मीडिया हो जाते, किसी पे डिपेंड हो जाते, सरकार की बात करने लगते, तो सब कुछ अच्छा होने लगता। तो हमें लगा था कि ये चर्चा सुनाना, ये कॉन्फ्रेंस में आना ज़रूरी था, आपको बताना ज़रूरी था। इसलिए स्वतंत्र हर उस जगह पर पहुंचेगा जहां पर आपके मुद्दे की बात हो रही होगी। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।